नेक्स्ट आता है बच्चों सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स मेनली चार तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वन बाय वन करके हम देखेंगे बच्चों। प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या, इमेजनरी प्लेन होता है बच्चों ये, जिसे मॉलिक्यूल को हमें दो इक्वल पार्ट में इस तरह से काटना है कि दोनों जो इक्वल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज। तो it is an imaginary plane which bisect the molecule into two equal half and both equal halves are mirror image of each other। जैसे मेरे हाथ में बच्चों ये मार्कर है, इस मार्कर को मुझे दो इक्वल पार्ट में काटना है, तो मैं कैसे काट सकता हूँ बेटा, ऐसा काट दो इसको, ऐसे काटूं। अब ध्यान रखना, जहां से आप इसे काटेंगे बच्चों वहीं मिरर रखेंगे, तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम आना चाहिए। दोनों पार्ट्स जो दोनों इक्वल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के सेम होने चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। मिरर इमेज होंगे तभी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चों, थोड़ा देखिए इधर, ये CS3, ये CS3, ये Cl, ये Cl, ये। अब देखिए बच्चों, इसको मैंने बीच में से काट दिया, तो बीच में से काट दिया तो देखो आप बीच में मिरर रखोगे तो ऊपर और नीचे वाला पार्ट एकदम सेम आएगा, तो दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या आएंगे, मिरर इमेज आएंगे। तो इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिससे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस मॉलिक्यूल के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम सभी डायरेक्शन में जाते हैं तो वो मिलना चाहिए सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम के बीच में, तो उस पॉइंट को बोलेंगे उस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इट इज ए पॉइंट इन ए मॉलिक्यूल फ्रॉम विच वी ड्रॉ ए लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन इट मीट्स विद सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम विद सेम डिस्टेंस, देन दैट पॉइंट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ दैट मॉलिक्यूल। देखिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। जिससे बच्चों ये ऐसा लिया मैंने, ये H, ये Cl और ये Cl और ये H लिया। अब देखिए बच्चों, ये मान लीजिए मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में केवल एक ही पॉइंट होता है। इस पॉइंट से बच्चों इधर गए कार्बन आ रहा है, इधर गए कार्बन आ रहा है, इससे ऑपोजिट गए तो क्लोरीन आ रहा है, इसके ऑपोजिट गए तो भी क्लोरीन आ रहा है, इधर गए तो हाइड्रोजन आ रहा है, इधर गए तो हाइड्रोजन आ रहा है। तो सभी डायरेक्शन में जाने पर, सभी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम आना चाहिए। अगर सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम आता है बच्चों तो इसका मतलब है उस पॉइंट को, उस मॉलिक्यूल का हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। और सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में एक ही प्रेजेंट होगी, एक से ज्यादा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर एक ही पॉइंट होगा। अब जैसे मैं ऐसा एज्यूम करूं, जैसे बच्चों ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, अगर इस ब्लैक बोर्ड का मुझे सेंटर ऑफ है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालनी, तो ये पॉइंट, तो बच्चों इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस इधर आनी चाहिए, अगर ये डिस्टेंस और ये वाली नीचे वाली डिस्टेंस अगर सेम है और इधर जाने पर डिस्टेंस सेम है, उधर जाने पर डिस्टेंस सेम है, तो ये जो ब्लैक बोर्ड का सेंटर पॉइंट है, दैट पॉइंट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ दैट ब्लैक बोर्ड। मतलब सभी डायरेक्शन में जाने पर आपको सेम मिलना चाहिए, तभी उसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। अगर एक भी तरफ हमें सेम नहीं मिला बच्चों तो हम उस में बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वह एब्सेंट है। बच्चों अब अपन इस प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल्स करते हैं। देखो बच्चों, ये एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल। अब इसमें मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन है जिससे मैं काट सकता हूँ बेटा, इसको इस तरीके से मैं दो इक्वल पार्ट में काट सकता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे भी काट सकता हूँ, इसको ऐसे भी काट सकता हूँ कि ये ऐसे नो करके। तो इसमें बच्चों क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, PS प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों ट्रांस आइसोमर में प्रेजेंट होती है। और इसमें जो है यहां से ऑपोजिट जाऊंगा बच्चों तो इधर मिथाइल आ रहा है, इधर जाने पे H आ रहा है, तो ऑपोजिट जाने पे सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम नहीं आ रहे हैं, डेट्स वाई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। दूसरे वाले में बेटा ये ऐसा है, इसको बच्चों ऐसे काट दूं मैं, ठीक है, ऐसे काट दूंगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी। अब जैसे मॉलिक्यूल बच्चों इस तरीके से है, अगर हम इसका विजुअलाइजेशन करें तो ये इस तरीके से मॉलिक्यूल है, थोड़ा देख लीजिए, ये ऐसा है। जैसे मान लीजिए बच्चों ये डबल बॉन्ड है और ये ऐसा है,
और ये ऐसा है, इस इधर एक मिथाइल इधर मान लीजिए, एक मार्कर इधर मान लीजिए, एक मार्कर इधर मान लीजिए। तो बच्चों देखो, इसको मुझे काटना है तो मैं इस तरीके से काट सकता हूँ। तो ये आधा आधा कट जाएगा बच्चों, आधा आधा ऊपर रह जाएगा और आधा नीचे रह जाएगा। तो जहां से मैंने काटा है बच्चों वहां मिरर लगाऊंगा तो दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, मिरर इमेज आ जाएंगे। ठीक है, अब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं बच्चों। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में बच्चों, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री में ये एक पॉइंट एज्यूम किया, इससे ऑपोजिट जाने पे कार्बन, इससे ऑपोजिट जाने पे कार्बन, इधर कार्बन इधर कार्बन, इधर मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल, और इधर एच इधर एच, दोनों तरफ एच आ रहा है। तो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसमें प्रेजेंट है। ध्यान रखना बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरली ट्रांस आइसोमर्स में होती है। जैसे ये सिस था, ये ट्रांस है, तो ट्रांस आइसोमर में सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब बच्चों थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल में अगर मुझे प्लेन काटना है तो मैं ऐसे प्लेन काट सकता हूं बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, और थर्ड मेंबर में जो रिंग है वह है 3 मेंबर रिंग, ओड मेंबर रिंग। तो ये पॉइंट आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे कि ओड मेंबर रिंग में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ओड मेंबर रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होती है। क्यों बच्चों? अगर मैंने यहाँ एक पॉइंट असाइन करूंगा तो यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो कार्बन आएगा, नीचे जाने पे बॉन्ड आएंगे, बॉन्ड आएंगे, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन के ऑपोजिट में कार्बन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इसलिए ऑड मेंबर में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। तो बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसको इस तरीके से मैं दो पार्ट्स में काट सकता हूं। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, 4 वाला एग्जाम्पल देखो। इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे भी समझ सकता हूं। जैसे बच्चों आप अपना कोई भी एक रजिस्टर ले लें, इस रजिस्टर पे आपको ट्रायंगल बनाना है, तो आपने ट्रायंगल बना दिया बच्चों, ये ट्रायंगल बना दिया। थोड़ा ध्यान से देखें, ये ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल में ऊपर की तरफ बी आर है, ये भी ऊपर की तरफ बी आर है, तो हम इसको इस तरीके से काट सकते हैं। नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल में देखिए, ये है। सबसे पहले हम रिंग की बात कर लेते हैं। ओड मेंबर रिंग है, ओड मेंबर रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक पॉइंट असाइन करोगे तो इधर जाओगे तो कार्बन, इधर जाओगे तो बॉन्ड, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब हम प्लेन की बात करते हैं। तो बच्चों मैंने ये बनाया ऐसा, एक बी आर ऊपर की तरफ है बेटा, एक बी आर नीचे की तरफ है, तो एक बी आर ऊपर की तरफ, एक बी आर नीचे की तरफ, तो आप ऐसे तो काट नहीं सकते क्योंकि एक बी आर ऊपर है और एक बी आर नीचे की तरफ है। आप ऐसे भी नहीं काट सकते बेटा, क्योंकि ऐसे काटोगे तो यहाँ बी आर ऊपर है तो बी आर नीचे होना चाहिए था, तो नहीं है। इसमें एच ऊपर है, बी आर नीचे है, तो इसमें ना तो प्लेन कट रहा है ना सेंटर जा रहा है। मतलब इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वह एब्सेंट है। इट एब्सेंट विद प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है इसमें। अगेन आते हैं अपन अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, 5 नंबर वाले एग्जाम्पल पर। 5 नंबर वाले एग्जाम्पल में ऐसा बना ले बच्चों, 4 मेंबर रिंग की तरह एज्यूम कर लें। इसमें दोनों बी आर नीचे की तरफ एज्यूम कर लें। इसमें दोनों बी आर, ये बी आर नीचे की तरफ है, ये बी आर नीचे की तरफ है। तो बच्चों इसको ऐसे बीच में से काट सकता हूं मैं। बीच में से काटूंगा तो दोनों पार्ट सेम आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला भी नीचे की तरफ है और ये वाला भी नीचे की तरफ है, दोनों बी आर नीचे की तरफ है। ठीक है, तो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री में, या फिर मैं ऐसा करूं तो ऐसे प्लेन काट सकता हूं, ऐसे प्लेन काट सकता हूं। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे बेटा? एक पॉइंट एज्यूम करो, इस पॉइंट के उधर जाने पे बी आर आ रहा है, लेकिन उधर जाने पर कोई बी आर नहीं आ रहा है। मतलब उधर जाने पे सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगेन इसमें देखो बेटा, अगेन क्लियर दिख रहा है, एंड बी आर के ऑपोजिट बी आर नहीं है, ऑपोजिट में नहीं है, ऑपोजिट में नहीं है, इसलिए मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इसमें प्रेजेंट नहीं है। व्हाट इज अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री? जैसे बच्चों 4 मेंबर रिंग एज्यूम कर लीजिए। 4 मेंबर रिंग में एज्यूम करने पे बच्चों इसमें एक बी आर ऊपर की तरफ है और एक बी आर इधर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। एक बी आर ऊपर है और एक बी आर नीचे की तरफ है। तो एक बी आर ऊपर और एक बार नीचे, तो बेटा ऐसे तो आप काट नहीं सकते, और ना आप न्यू काट सकते। क्यों? अगर आप न्यू काटोगे तो इसमें ऊपर बी आर है, नीचे की तरफ बी आर होना चाहिए था, तो दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं आएंगे। दैट्स वाई बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वह प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं अपन 7 नंबर एग्जाम्पल पर। 7 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अगेन अब जो है 4 मेंबर रिंग एज्यूम कर लो, इसमें Cl दोनों सेम साइड है, सिस है, तो सिस में आप कैसे भी मान सकते हो, दोनों ऊपर भी मान सकते हो, दोनों नीचे मान सकते हो। ये 4 मेंबर रिंग है, डायगोनल पर है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये डायगोनल पर है ये। तो बच्चों ये Cl ऊपर है, इसमें भी बच्चों ये Cl ऊपर है, दोनों Cl ऊपर की तरफ है, तो आप इसको ऐसे काट सकते हैं बिल्कुल।
ये वाला सीएल आधा कट जाएगा, ये वाला सीएल भी आधा कट जाएगा, आधा काटने के बाद हम नीचे जाएंगे तो नीचे वाला भी आधा आधा कट जाएगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। मैंने बोला था सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांस आइसोमर में होती है बच्चों, ये सिस आइसोमर है इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हाँ ये ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर है तो बच्चों इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा। मैं आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं, प्लीज देखिए। एक पॉइंट है, इसके ऑपोजिट सीएल के ऑपोजिट सीएल, एच के ऑपोजिट एच, कार्बन के ऑपोजिट कार्बन, कार्बन के ऑपोजिट कार्बन, तो इसका मतलब है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है इसमें। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री में इसमें कैसे आएगी, थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें एक सीएल ऊपर की तरफ है बच्चों, इसमें एक सीएल नीचे की तरफ है, तो इसमें ऊपर की तरफ है तो आपको डायगोनल से काटना पड़ेगा इसको। इसको कैसे काटोगे, एक ऊपर एक नीचे, तो आप इसको ऐसे काटोगे बच्चों। ऊपर से काटने के बाद बच्चों ये जो सीएल है ये आधा आधा कट जाएगा, ये आधा कट जाएगा, ये आ जाएगा, नीचे नीचे जाओगे तो ये भी आधा कटेगा। इसमें ऊपर एच है नीचे सीएल है तो ये ऊपर वाला एच भी आधा कटेगा बच्चों, फिर नीचे वाला सीएल। जैसे आपने कारपेंटर को देखा होगा, कारपेंटर ऐसे काटता है तो पूरा कटता है नीचे। जैसे मान लीजिए इतनी मोटी कोई लकड़ी है तो अगर उसको काटा है तो कटेगा। जैसे मान लीजिए ये है फोन में बड़ी, तो ये ऊपर से आधा कटा, आधा कटने के बाद नीचे आएगा तो देखो आधा सीएल इधर, आधा सीएल इधर, नीचे वाला आधा एच इधर, आधा एच इधर, यहाँ ऊपर एच है, आधा एच इधर बच्चों, आधा एच इधर, आधा सीएल इधर, आधा सीएल इधर नीचे की तरफ। दैट्स व्हाई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और सिंस ये ट्रांस आइसोमर है तो ट्रांस आइसोमर डायगोनल पर है तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। हाँ बच्चों, 9th एग्जाम्पल हम देखते हैं। 9th एग्जाम्पल को हम देखो कैसे सोल्व करेंगे। इसमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी है। पहले हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं बच्चों। बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट होता है जिससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे, देखो इससे ऑपोजिट जा रहे थे तो बी आर मिल रहा है, इसके ऑपोजिट जा रहे हैं तो भी बी आर मिल रहा है, लेकिन इसके इधर जा रहे हैं तो पी एच और इसके इधर जा रहे हैं तो एच। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान से देखो, इससे ऑपोजिट जाने पे पी एच, इससे ऑपोजिट जाने पर एच मिल रहा है, इससे इधर जाने पे एच मिल रहा है, इसके इधर जाने पे पीएच मिल रहा है। मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि बच्चों इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं बच्चों। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे कटेगा बच्चों, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से कटेगा, यहां से, ठीक है, इसके डायगोनल से काटना है अपन को, इसके डायगोनल से लेके। देखो इसको कैसे समझेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखो। जैसे ये अपना रजिस्टर है, इस रजिस्टर को एज्यूम कर लो। इस रजिस्टर में ये पीएच ऊपर की तरफ है, इसमें भी पीएच ऊपर की तरफ है। ध्यान से देखना डायगोनल पे दोनों पीएच ऊपर की तरफ है। इसमें एक बीआर ऊपर की तरफ है, एक बीआर नीचे की तरफ है। तो मैंने क्या किया बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। इस डायगोनल के क्रॉस, जिसमें एक बीआर ऊपर है एक बीआर नीचे है, तो इस डायगोनल के क्रॉस मैंने काट दिया बच्चों। तो ये जो बी आर है ये आधा कट जाएगा और नीचे वाला भी आधा कट जाएगा। ऊपर वाला एच आधा कट जाएगा, नीचे वाला बी आर भी आधा कट जाएगा। इसको मैंने ऐसे काट दिया, जैसे काट दिया तो बेटा ये पार्ट तो आधा आधा हो गया, ये तो मैंने काट दिया। अब इसमें ऊपर भी कौन है, पीएच, इसमें भी ऊपर कौन है, पीएच, दोनों पीएच ऊपर की तरफ हैं। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ मिरर लगाओगे तो दोनों पार्ट एक दूसरे की क्या दिखेंगे, दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज दिखेंगे। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है डायगोनल्स के अकॉर्डिंग। अगर आप बी आर के डायगोनल से काटेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक, नाउ अपन शिफ्ट होते हैं बच्चों 10 नंबर एग्जांपल पर। 10 नंबर एग्जांपल को एज्यूम कर लेते हैं बच्चों। 10 नंबर एग्जांपल में पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं तो बेटा ये पीएच के ऑपोजिट पीएच है, बीआर के ऑपोजिट बीआर है, एच के ऑपोजिट एच है। मतलब इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब नाउ प्लेन की बात करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इसमें बी आर ऊपर है, इसमें बी आर नीचे की तरफ है। सेम, ये बी आर ऊपर की तरफ, इसमें बी आर नीचे की तरफ। लेकिन इस वाले एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में पीएच ऊपर है, इसमें पीएच ऊपर है। इसमें पीएच ऊपर था लेकिन इसमें पीएच क्या है, नीचे। तो मतलब बच्चों इसमें पीएच ऊपर की तरफ है, इसमें पीएच नीचे की तरफ है। तो आप ऐसे काटोगे तो
ये वाला पार्ट तो आधा आधा कट जाएगा, लेकिन जब आप मिरर लगाओगे तो इसमें पीएच ऊपर की तरफ है, इसमें पीएच नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मिरर इमेज नहीं बनेगा। 9 नंबर एग्जाम्पल में दोनों पीएच ऊपर की तरफ थी, इसलिए वो उसका मिरर इमेज बन गया था, लेकिन ये वाला मिरर इमेज नहीं बनेगा, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है। एक बार और दोबारा से देख लें बच्चों इस एग्जाम्पल को। अगर बच्चों आप इसको डायगोनल से काटोगे, इस डायगोनल से काटोगे, इसे काटोगे, तो जहां से काट रहे हो वो तो आधे आधे कट जाएंगे, लेकिन इसमें पीएच ऊपर की तरफ है, इसमें पीएच नीचे की तरफ है, तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बनेंगे, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा 11 नंबर एग्जाम्पल। इस 11 नंबर एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे बच्चों, 11 नंबर एग्जाम्पल में सिस में है, तो 11 नंबर एग्जाम्पल को मैंने यहाँ से ऐसे काट दिया 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट में यहाँ से काटा, तो जहाँ से काटते हैं वहाँ मिरर रखते हैं, तो बच्चों यहाँ मिरर रखोगे तो ये और ये पार्ट और ये पार्ट सेम आएगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और 5 मेंबर रिंग है, ओड मेंबर रिंग में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है बच्चों, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगेन ओड मेंबर रिंग है, तो ओड मेंबर रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी होती ही नहीं है। और व्हाट प्लेन नहीं काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि डार्क लाइन पर, ये डैश लाइन पर है, ट्रांस कन्फर्मेशन में है, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है, इसलिए इसमें प्लेन भी प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्लेन भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है। अब आते हैं अपन 13 नंबर एग्जाम्पल में बच्चों। 13 नंबर एग्जाम्पल 6 मेंबर रिंग है, और पहली बात ये दोनों ग्रुप डायगोनल पर हैं, ये दोनों ग्रुप का है डायगोनल पे, तो बच्चों डायगोनल पर है तो आप इसको ऐसे काट दें, इसको ऐसे काट दें, तो ऐसे काट देंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। व्हाट्स अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? मैंने बताया था सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांस वाले आइसोमर में होती है, ये सिस है, सिस में दोनों ग्रुप सेम साइड हैं, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, इसको भी बच्चों डायगोनल से काट दें आप। अब बच्चों डायगोनल से आप काटेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना, बी आर आधा कटेगा, ये बी आर भी आधा कटेगा, ये ऊपर की तरफ आधा कटेगा, नीचे की तरफ आधा कटेगा, क्योंकि ये ट्रांस वाले में है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। क्यों बच्चों? क्योंकि ट्रांस है, ट्रांस अगर डायगोनल पे हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इस वाले में बच्चों इसको बेटा ऐसे काट दो, ऐसे काट दोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यहाँ से काटोगे तो ये इस बी आर की इमेज यहाँ बनेगी, मिरर इमेज, इस बी आर की इमेज यहाँ, इस CS2 की इमेज यहाँ, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। बच्चों इसमें आप ऐसे नहीं काट सकते, क्योंकि ये डार्क लाइन पर है, डैश लाइन पर है, तो दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बनेंगे। मिरर इमेज नहीं बनेंगे तो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, प्लेन भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है। ठीक है, तो ये 16 नंबर एग्जाम्पल है। 17 नंबर एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। 17 नंबर में अगर आप देखेंगे तो सारे सीएल जो हैं वो सिस ओरिएंटेशन में हैं। तो मैंने बताया था आपको कि सिस में सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होती है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर ली हमने, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। व्हाट अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री? बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे काट दें, इसमें या तो ऐसे काट दें, या फिर इस डायगोनल से काट दें, या फिर इस डायगोनल से काट दें, कैसे भी काट दें इसको, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फिर बेटा इसमें हम 18 नंबर वाले में आते हैं। 18 नंबर वाले में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बोलो बच्चों, सीएल के ऑपोजिट सीएल है, इस सीएल के ऑपोजिट भी सीएल है, इस सीएल के ऑपोजिट भी सीएल है, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक बार और देख लेते हैं, इस सीएल के ऑपोजिट सीएल है, इस सीएल के ऑपोजिट भी सीएल है, इस सीएल के ऑपोजिट भी सीएल है, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हमने कहा था सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांस में होती है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी ट्रांस, इसके रिस्पेक्ट में ये भी ट्रांस, इसके रिस्पेक्ट में ये भी ट्रांस। नाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे काटेंगे बेटा, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैंने प्लेन काटता हूं तो देखिए यहां से प्लेन काट दिया इस डायगोनल से,
ध्यान से देखना इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से प्लेन काट दिया, यहाँ मिरर रखा, जो यहाँ मिरर रखूंगा तो ये डार्क लाइन पे है, ये भी डार्क लाइन पे, सीएल दोनों मिरर इमेज है, ये डैश लाइन पर है, ये डैश लाइन पर है, तो ये भी क्या है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक बार और देख लें, इस वाले से काटूंगा बच्चों में, इस वाले से काटने पे यहाँ मिरर रखूंगा तो ये डार्क लाइन पर, इसकी मिरर इमेज यहाँ दिखेगी, इसकी मिरर इमेज यहाँ दिखेगी, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब देखिए 19 में सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं बच्चों। सीएल के ऑपोजिट कौन है बच्चों, सीएल, इस सीएल के ऑपोजिट कौन है, सीएल, इस सीएल के ऑपोजिट कौन है, सीएल। अगर ऑपोजिट है, ट्रांस में है, तो मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। अब इसमें अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं बच्चों। अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री आप इस डायगोनल से काट दो बच्चों। अब ध्यान रखो, जिस डायगोनल से काटते हैं ना बच्चों, वो तो हमेशा आधे आधे कट जाते हैं। तो देखिए यहाँ मिरर रखेंगे तो ये डार्क लाइन पर, तो ये भी डार्क लाइन पर, ये डैश लाइन पर, तो ये भी डैश लाइन पर है, तो मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और साथ में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट 20 नंबर एग्जाम्पल पर आते हैं बच्चों। देखो 20 नंबर एग्जाम्पल में ये मिथाइल ऊपर है, ये मिथाइल ऊपर है, मतलब दोनों सिस में है। सिस में क्या नहीं होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का आंसर हमने कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ सीओ है, यहाँ भी सीओ है, यहाँ भी सीओ है, यहाँ भी सीओ है। अब ये सिस में है, अगर मैं इसको सिस को डायगोनल के अक्रॉस काटूंगा, किसके अक्रॉस काटूंगा, डायगोनल के अक्रॉस काटूंगा बच्चों, इसमें ऐसे काटूंगा डायगोनल के अक्रॉस, तो डायगोनल के अक्रॉस मिथाइल एच, मिथाइल और एच, ये आधे आधे कट जाएंगे, आधे आधे कट जाएंगे। तो यहाँ मिरर रखोगे तो बच्चों ऊपर भी सी डबल बॉन्ड हो, नीचे भी सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी NH है, यहाँ भी NH है, तो दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक बार से दोबारा देख लें बच्चों इसी को। दोनों मिथाइल बच्चों ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये सिस में है, सिस में है तो सिस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। इस वाले में बच्चों अगर मैंने इसको ऐसे काटा तो ये तो आधे आधे कट जाएंगे डायगोनल से, सीओ के ऊपर सीओ, NH के ऊपर NH, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब नाम आते हैं बच्चों अपन 21 एग्जाम्पल में। सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। देखो मिथाइल मिथाइल ट्रांस में है, ये दो चेक कर लिया हमने। अब देखो बेटा, यहाँ एक पॉइंट एज्यूम किया, इसके ऑपोजिट सीओ, इसके ऑपोजिट भी सीओ, इसके ऑपोजिट भी NH, इसके ऑपोजिट भी NH, और इसके ऑपोजिट मिथाइल, इसके ऑपोजिट मिथाइल, H के ऑपोजिट H, मतलब सभी एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। व्हाट्स अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा, अगर मैं ऐसे काटूंगा तो प्लेन नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ सीओ है, यहाँ NH है। अगर आप ऐसे काटोगे तो यहाँ सीओ है, यहाँ NH है, तो मतलब दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप 20 नंबर एग्जांपल देखो तो यहाँ सीओ के नीचे सीओ है, 21 में सीओ के नीचे NH है, दैट्स व्हाई यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अब अपन आते हैं बच्चों 22 एग्जाम्पल में। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, हमने बेसिक इलस्ट्रेशन में देखा था फिशर प्रोजेक्शन का। ऐसे काट दोगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यहाँ बच्चों नोट करके आपको एक बात और लिखनी है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला सेंटर ऑफ सिमेट्री नेवर प्रेजेंट। किसी भी फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी प्रेजेंट नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों, बेटा ये दोनों sp3 कार्बन है, ये तो sp3 कार्बन को हम फिशर प्रोजेक्शन में 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में इसमें कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। जैसे इस 23 एग्जाम्पल में ऐसा लग रहा होगा कि ये ऑपोजिट सेंटर ऑफ सिमेट्री, लेकिन ये 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है फिशर प्रोजेक्शन, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। बेटा इसको इसमें नहीं काट सकते, 2 इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते, तो इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अपन 24 एग्जाम्पल में। मतलब ये आप ऐसे देख लो बच्चों कि आपको फिशर पोजीशन कोई भी आ जाए, सभी में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट कर देना है। फिशर प्रोजेक्शन कोई भी आ जाए, सभी में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट कर देना।
24 एग्जाम्पल बेटा, इसको ऐसे 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 काट दिया मैंने, ऐसे काट दिया तो आधा कट जाएगा, ऊपर और नीचे सेम है, ऊपर और नीचे सेम है, इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं अपन 25 और 26 नंबर एग्जाम्पल में। बच्चों ये जो वेजेस प्रोजेक्शन है, इसमें बच्चों को सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने में दिक्कत आती है। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको इसकी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। वैसे देखो ये वाला एग्जांपल तो ऐसे ही दिख रहा है कि दो इक्वल पार्ट में कट गया, क्यों, क्योंकि CWH के ऊपर CWH, OH के ऊपर OH, H के ऊपर H। तो इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब इस वाले में देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखोगे, 26 में मिथाइल के ऑपोजिट मिथाइल है, Cl के ऑपोजिट Cl है, H के ऑपोजिट H है। मिथाइल के ऑपोजिट मिथाइल, Cl के ऑपोजिट Cl, H के ऑपोजिट H, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। आप अगर ऐसे 20 से काटोगे तो बेटा मिथाइल यहाँ है और यहाँ H है, तो दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बनेंगे, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ये तो था बच्चों इसमें टेक्निकली। अब मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपके पास दो कायरल कार्बन एटम है और उस पे एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम है, जैसे इस कार्बन के एटम और ग्रुप ऑफ एटम और इस कार्बन के एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम है बच्चों, तो इसके लिए इसमें आपको प्लेन और सेंटर निकालने के लिए आप RS कर लेंगे। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। आप कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या आएगा बच्चों, R। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ऐसा आ गया। इसमें भी कर लेते हैं बच्चों RS नोमेनक्लेचर। फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को, सेकंड प्रायोरिटी इस वाले ग्रुप को जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी मिथाइल को, तो ऐसे जा रहा हूं बच्चों, मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये आएगा मेरे पास S। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसको एक चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, मतलब S जा रहा हूं लेकिन आएगा क्या, R। ठीक है, तो बच्चों यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर फिशर प्रोजेक्शन में RS या SR आ जाता है, सॉरी वेजेस प्रोजेक्शन में अगर एक का R और दूसरे का S आ जाता है नोमेनक्लेचर, तो उसमें बच्चों या तो प्लेन प्रेजेंट होगा, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, या फिर उसमें या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज प्रेजेंट होगी। इसके लिए आप कैसे देखें ध्यान से, अगर CWH प्लेन काटने पर अगर इक्वल पार्ट आ रहे हैं तो उसमें इक्वल पार्ट आ रहे हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और अगर ऑपोजिट आ रहे हैं, जैसे ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों ऑपोजिट, ये Cl दोनों Cl ऑपोजिट, H के ऑपोजिट है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कंपाउंड का RS कर लें आप, तो उससे आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। इसके लिए दोबारा से मैं बता रहा हूं, दो कायरल कार्बन एटम होने चाहिए, उससे अटैच एटम और ग्रुप एटम सेम होने चाहिए, आप उनका RS कर लें। अगर एक का R, एक का S, एक का R, एक का S आता है तो या तो उसमें प्लेन प्रेजेंट होगा या सेंटर प्रेजेंट होगा। अगर दो पार्ट में कट रहे हैं तो प्लेन आ जाएगा, और ऑपोजिट आ रहे हैं तो सेंटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, शीट के सवाल करना, अपने आप हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत आए इसमें प्लेन सेंटर में RS कर लेना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास थर्ड सिमेट्री एलिमेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जिससे हमें मॉलिक्यूल को रोटेट करना होता है। मॉलिक्यूल को हम सर्टेन एंगल पे रोटेट करते हैं, तो सर्टेन एंगल पे रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल कैसा दिखना चाहिए, जैसे पहले दिख रहा था ओरिजिनल मॉलिक्यूल, सेम वैसा का वैसा बाद में दिखना चाहिए ओरिजिनल मॉलिक्यूल। तो अगर ऐसा दिखता है तो उस कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो देखो इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस थ्रू विच molecule is rotated about certain degree, then new form of compound is undistinguishable from the original form। इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ n इजिकल्स टू क्या होगा यहाँ होगा 360 अपॉन थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों,
अगर मैंने थीटा की वैल्यू 360 रखा तो मेरे पास n की वैल्यू 1 आ गई, तो Cn हो गया 1 C1। तो जो C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो सभी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल। तो जब तक हमें स्पेसिफाई कहा नहीं जाए कि बताइए इसमें C1 है या नहीं, तब तक हम C1 के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि C1 सभी मॉलिक्यूल में। जैसे बच्चों मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर मान लीजिए मैं 360 रोटेट कर जाऊं, 360 रोटेट कर जाऊं तो वापस ऐसे ही खड़ा रहूंगा। मतलब इस दुनिया का कोई से भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 360 घुमा देंगे तो जैसे पहले था वैसे ही दिखेगा। जैसे आपने स्कूल के टाइम में ग्लोब देखा होगा बच्चों, तो ग्लोब में क्या होता है, जैसे ग्लोब में आपके सामने जो मैप है वो इंडिया का मैप है। अगर आप उसको 360 रोटेट कर देंगे तो वास्तव में इंडिया का मैप ही आपके सामने आएगा। तो इसका मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम 360 घुमाते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है जैसा पहले दिखता है। इसका मतलब हो गया C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री सभी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम बच्चों C1 को एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अब दूसरी बात आती है बच्चों, अगर मैंने यहाँ थीटा की वैल्यू 180 रखा तो मेरे पास n की वैल्यू 2 आई। 2 आते ही मतलब हो गया C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल को 180 मूव करा दिया मैंने तो उसका मतलब हो गया उसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैंने बेटा 120 रखा यहाँ पर तो C3 आ गया, 90 रखा तो C4 आ गया, 60 रखा तो C6 आ जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं बच्चों। लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल 1। बच्चों ये जो है ये वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। इस वाटर के फॉर्मूले में मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना चाहता हूं। तो बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाटर का जो शेप होता है वो वी शेप होता है। ये मेरे पास वाटर है ऐसा, ठीक है। ये ऑक्सीजन है बच्चों, ये H है, ये H है। अब ये एक्सिस जा रही है बच्चों, ये एक्सिस जा रही है। इस एक्सिस के अक्रॉस अगर मैंने इसको, ये ऐसा है बच्चों, और इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये ऐसा है। इस एक्सिस के अक्रॉस मैंने अगर इसको ऐसा घुमा दिया तो मैंने इसे 180 डिग्री घुमाया है। 180 डिग्री घुमाया है मतलब इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक बार और देख लें दोबारा बच्चों, ये वाटर है ना, ये ऑक्सीजन है, ये H है, ये भी H है। तो ये ऐसा है, इसको मैं ऐसे करके ऐसे घुमा दूंगा तो इसका मतलब है मैंने 180 घुमाया है। 180 घुमाया तो मतलब इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, BF3। अब देखो BF3 में आप कैसे एक बंद पंखा आप एज्यूम कर सकते हैं बच्चों। बंद पंखे की 3 पंखुड़ियां हैं, वो 120 बॉन्ड एंगल पर है, और जो ऊपर वाला जो जिससे कि पंखा लटका हुआ है उसके एक्रॉस अगर आप 120 घुमा देंगे तो जैसे देखिए इसमें मैं बताऊं, इसमें जैसे ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप अगर 120 घुमा देंगे तो ये वाला फ्लोरीन इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। जैसे देखो मैं आपको इसको बना के भी बताता हूँ बच्चों। जैसे मैंने 3 मार्कर ले रखे हैं, 3 मार्कर से मैंने ये BF3 बना दिया। ये जो सेंट्रल एटम है ये BF3 है, और ये एक्सिस जा रही है बच्चों। इस एक्सिस के अक्रॉस अगर मैंने इसको 120 घुमा दिया तो ये वाला मार्कर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। मतलब इसमें मैंने 120 घुमाया है, 120 घुमाया है, इसका मतलब C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। व्हाट्स अबाउट C2 की बात कर लेते हैं बच्चों। C2 अब जैसे किसी भी फ्लोरीन के बीच में से, देखिए ये फ्लोरीन एटम है, इसके बीच में से एक्सिस जा रही है, तो देखो इसके बीच में से एक्सिस जा रही है तो बच्चों ये ऐसा है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, मतलब ये ऐसा था और मैंने ऐसे घुमा दिया तो इसको मैंने 180 घुमाया है बच्चों। तो 180 घुमाया है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें C3 भी है बच्चों और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, C3 भी है और C2 भी है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं बच्चों, Cl। ये अब इस वाले को अगर मैं इस एक्सिस के अक्रॉस, इस वाले एक्सिस के अक्रॉस अगर मैं 180 घुमा देता हूं बच्चों तो इसमें क्या है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद मैं सिस के बाद ट्रांस भी ले लेता हूं। हाँ देखो बच्चों ये ट्रांस है, अगर इस ट्रांस को मैंने ऐसे जैसे ट्रांस है, ट्रांस अगर हमें बनाना चाहूँ तो बच्चों ऐसे बना सकता हूँ। देखिए ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा, और ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से ट्रांस अगर हम देखें तो ट्रांस में अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, इस तरह से घुमा दूं तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं बच्चों, बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन में अगर मैं क्या करूं बच्चों, बेंजीन को अगर मैं 60 डिग्री घुमाता हूं
क्योंकि बेंजीन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर मैं 60 डिग्री घुमा दूंगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, जैसे पहले दिख रहा है वैसे दिखेगा। ठीक है, तो 60 डिग्री घुमाया है, तो 60 डिग्री घुमाया है तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 6, तो इसका मतलब है बेंजीन में C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब बेंजीन को बेटा मैंने 60 घुमाया है तो 120 भी घुमा सकता हूँ। 120 घुमाओगे तब भी वही एक्सिस आएगी, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप 120 घुमा दो तो भी वही आएगा, वही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो 120 घुमाने पे और किसी भी एक्सिस में इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस, किसके भी अक्रॉस, इसके अक्रॉस अगर इसको 120 घुमा दोगे तो भी इसमें 180 घुमा दोगे तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा ये वाला। अगर मैंने यहाँ ऐसा लगा दिया, ऐसा 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन में बेटा एक तो ये जा रहा है, ये एक्सिस जा रही है, इस एक्सिस के अक्रॉस 120 घुमा दोगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा 120 घुमाने पर। तो इसका मतलब है इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और बच्चों किसी की भी एक के अक्रॉस, इसके अक्रॉस अगर मैंने कितना घुमा दिया, इसके अक्रॉस मैंने इसको 180 घुमा दिया, 180 घुमा दिया तो इसका मतलब है इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 7th एग्जांपल करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। बच्चों इसमें ट्रायंगल बनाना है, दोनों मिथाइल सेम साइड लगाने हैं और इसमें आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है। तो देखिए मैं आपको इसको एज्यूम कराता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक रजिस्टर ले लिया, इसमें बच्चों 3 मेंबर रिंग है, ये मैंने ट्रायंगल ऐसे करके ट्रायंगल बनाइए आप, इसमें दोनों मिथाइल ऊपर है। अब आप घुमाइए बच्चों, अगर आप इसे 180 घुमाएंगे बच्चों तो ये ऊपर वाले कहाँ चले जाएंगे, नीचे। तो मैंने कहा था जैसे पहले दिख रहे हैं वैसे दिख रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं दिखेंगे। जैसे मेरा फेस सामने, अगर मैं 180 घूम जाऊंगा तो मेरा बैक आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब मैं पहले जैसा था वैसा का वैसा नहीं दिख रहा हूँ। ये देखिए दोबारा से देखिए, दोनों मिथाइल इधर हैं। अगर आप इसको घुमाएंगे, कैसे भी घुमाएंगे आप, अगर आप न्यो करेंगे तो भी ऐसे चलिए नीचे की तरफ चला जाएगा, न्यो करेंगे तो भी नीचे की तरफ चले जाएंगे। मतलब इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। जिसमें कुछ नहीं होती उसमें C1 बोल दें आप, क्योंकि C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री सब में प्रेजेंट होती है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 पर आते हैं बच्चों हम। 8 नंबर एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, ये मिथाइल, एक मिथाइल ऊपर है, एक मिथाइल नीचे है, एक नीचे। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये मैंने ट्राइंगल बनाया है, एक मिथाइल ऊपर की तरफ है, एक मिथाइल नीचे की तरफ है। तो इसको मैंने ऐसे घुमाया बच्चों, देखो ऊपर वाला कहाँ चला गया बच्चों, नीचे। जब ऊपर वाला ये ऊपर था तो ऊपर वाला नीचे चला गया, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसको मैंने 120 घुमाया है, 180 घुमाया है, 180 घुमाया है। इसका मतलब इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इसके बाद बच्चों थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में अगेन आप 4 मेंबर रिंग बना लीजिए। ये 4 मेंबर को एज्यूम कर लीजिए, एक Cl ऊपर की तरफ है, एक Cl नीचे की तरफ है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, 4 मेंबर में जो Cl ऊपर की तरफ है, तो देखिए ध्यान से देखो, जो ऊपर की तरफ है इसको मैं 120 ऊपर की तरफ है इसको मैं 180 घुमाऊंगा। तो 180 घुमाने पर ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। इसका मतलब इसमें कौन सी सिमेट्री है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों अपन, ये वाला 10 नंबर एग्जाम्पल। मैंने आपको सिखाया था फिशर प्रोजेक्शन को कैसे घुमाना है बच्चों। जब मैंने डीएल आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था फिशर प्रोजेक्शन को वर्टिकल लाइन को पकड़ के घुमाना है। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को पकड़ के घुमाओगे बेटा तो ये वाले Cl इस तरफ आ जाएंगे। ये जो Cl इस तरफ दिख रहे हैं ना बच्चों आपको, वो इस तरफ आ जाएंगे। आप इसे वर्टिकल लाइन को लेके घुमाएंगे तो आपको ऐसे है, जैसे मैं आपको एक घुमा के बताता हूँ। जैसे ये देखिए ऐसा है, ये फिशर पोजीशन की वर्टिकल लाइन है, ये मार्कर का कैप है। तो ध्यान से देखना बच्चों, विजुअलाइज करना है इसको। मैं इसको 180 डिग्री घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 180 डिग्री घुमाया तो देखो मार्कर का कैप इस तरह आ गया, इस तरफ आ गया। पहले इस तरफ था, इस तरफ आ गया। इसका मतलब ये जो Cl है वह 180 घुमाने पर इस तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब हमें पहले जैसा मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, पहले जैसा मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब हम इसमें C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। अगेन बच्चों 11 नंबर एग्जाम्पल पर आते हैं।
वही 11 नंबर एग्जाम्पल फिशर प्रोजेक्शन है। आप फिशर प्रोजेक्शन को कैसे घुमाओगे? फिशर प्रोजेक्शन को आप घुमाना है आपको कितना, वही 180, जैसे ये फिशर प्रोजेक्शन है। अब बच्चों देखो, जो सीएल इस तरफ है वो इधर आ जाएगा, जो सीएल इधर है वो इधर आ जाएगा। अभी मैंने आपको घुमा के बताया भी था कि जो सीएल है इस तरफ होता है, 180 घुमाने पे फिशर पोजीशन पे ऑपोजिट आ जाता है। फिशर पोजीशन को कैसे घुमाना है? वर्टिकल लाइन को पकड़ के पेपर में रख के घुमाना है। तो इसका मतलब इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक, अब आते हैं बच्चों 12 नंबर एग्जाम्पल। 12 नंबर एग्जाम्पल है वेज डैश प्रोजेक्शन का। अब वेज डैश प्रोजेक्शन में बच्चों आपसे कभी गलती नहीं हो, इसलिए आप क्या करें, वेज डैश प्रोजेक्शन में आप RS नोमेनक्लेचर कर लें। मैं इसके RS नोमेनक्लेचर करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो बच्चों ये फर्स्ट प्रायोरिटीज को CL को, सेकंड प्रायोरिटीज वाले ग्रुप को, थर्ड प्रायोरिटीज को, मतलब ऐसे जा रहा हूँ मैं, ऐसे जा रहा हूँ, मतलब ऐसे जा रहा हूँ। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पर है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे जा रहा हूँ, तो दोनों ऐसे आ गए। तो ध्यान रखो बच्चों, अगर वेज डैश प्रोजेक्शन में, कौन से प्रोजेक्शन में, वेज डैश में, वेज डैश के अंदर बच्चों यदि नोमेनक्लेचर RR या SS आता है तो उसमें हमेशा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होती है। और अगर बच्चों ये नोमेनक्लेचर RS या क्या आ जाए, SR आ जाए, तो या तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, या तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, या फिर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ध्यान रखो, जब भी वेज डैश का क्वेश्चन आ जाए, आपसे गलती नहीं हो, आप बेटा RS कर लें। RS करें, अगर दोनों SS आते हैं या दोनों RR आते हैं, दोनों SS आते हैं या दोनों RR आते हैं, तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और वह भी होगी हमेशा C2। तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हाँ, अगर नोमेनक्लेचर RS या SR आ जाता है तो आइदर प्लेन प्रेजेंट होगा या सेंटर प्रेजेंट होगा। सेंटर कब होगा? जब ऑपोजिट में होंगे तब सेंटर होगा, अदरवाइज उसमें प्लेन प्रेजेंट होगा। अगर दो इक्वल पार्ट में उसे हम कट कर सकते हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर अगर हमें सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम मिलते हैं तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। बच्चों हमारे पास फोर्थ सिमेट्री एलिमेंट जो आता है वो आता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बच्चों हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो क्या होता है ये अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट इज ए लाइन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अराउंड विच इफ इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा followed by reflection on a mirror place at right angle to the axis produce the same face of the molecule। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को समझेंगे। जैसे हमने बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल को घुमा के आइडेंटिकल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, किसी मॉलिक्यूल को हम मिनिमम एंगल पे घुमाएंगे। जिस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हैं उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस में हमें मिरर लेना है। इसने बोला है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री। तो जिस एक्सिस से आप मॉलिक्यूल को घुमा रहे हो उसके 90 डिग्री उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे आपको मिरर लगा के उसका मिरर इमेज देखना है। मिरर इमेज और ओरिजिनल स्ट्रक्चर अगर आइडेंटिकल आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। बच्चों ये जैसे कंपाउंड है, इसको मैंने 90 डिग्री घुमाया, इस एक्सिस के अक्रॉस मैंने 90 डिग्री घुमा दिया। अब 90 डिग्री घुमा दिया तो देखो बच्चों ये ऐसा बनेगा, ऐसा। अच्छा 90 डिग्री घुमाया, जो यहां था वो यहां आ जाएगा। देखो यहां वाला Cl यहां आ गया, ये ClH, ये वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर आ गया और ये नीचे चला गया, ऐसा। अब मैंने बच्चों इस एक्सिस के थ्रू घुमाया। जिस एक्सिस के थ्रू घुमाते हैं उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में, जैसे मैंने इस एक्सिस के रोटेट किया है तो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस ये वाली होगी। तो ये वाली इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अक्रॉस मैंने इसका मिरर रखा है। तो मिरर रखने पे देखो इसका मिरर इमेज लेते हैं हम। मिरर इमेज लेने पे देखिए कैसा आता है, ऐसा। ठीक है बच्चों, ये ऊपर है तो ऊपर वाले का मिरर इमेज कहाँ दिखेगा, नीचे। ये नीचे है, मिरर इमेज में कहाँ दिखेगा, ऊपर। ये कहाँ है बच्चों, ये नीचे है तो ये कहाँ दिखेगा, सॉरी ये ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है तो ये यहाँ दिखेगा नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ है तो मिरर में कहाँ दिखेगा, ऊपर की तरफ। अब आप देखिए फर्स्ट मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल देखो, Cl इसमें यहाँ पर है बच्चों, Cl यहाँ पर है, इसमें Cl यहाँ
यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। मतलब आप मॉलिक्यूल को जिस एक्सिस के थ्रू घुमा रहे हो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस पे, जैसे ये मैंने इस एक्सिस के अक्रॉस घुमाया था बच्चों, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे मैंने मिरर रखा। मिरर रखने के बाद अगर दोनों चीजें आइडेंटिकल आ जाती है तो इसका मतलब उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अदरवाइज उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला केवल एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में नहीं पूछा जाता। जनरली मेंस में तो प्लेन और सेंटर भी नहीं पूछा, प्लेन और सेंटर ही पूछा जाता है, बाकी प्लेन और सेंटर भी बहुत इजी लेवल वाला पूछा जाता है, ज़्यादा टफ तो थोड़ा सा ये है। तो इसको एक बार और समझने की कोशिश करेंगे हम इस डेफिनेशन को। देखो इट इज, ये किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसी लाइन है, इट इज ए लाइन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अराउंड इफ इज रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा। किसी एंगल पे घुमाना है बच्चों आपको, उसको किसी एंगल पे घुमाना है थीटा, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन टेकन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है उसकी मिरर लेना। कैसे लेना है मिरर? प्लेस पे राइट एंगल पे। राइट एंगल मतलब हो गया जिस एक्सिस के अक्रॉस आपने घुमाया उसके राइट एंगल पे। तो इसको एक बार और देखेंगे अपन। जैसे बच्चों मैंने इस एक्सिस पे घुमाया है तो ध्यान से देखो, जो सीएल यहां पर है वो सीएल इधर आ जाएगा, जो यहां है वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये वाला सीएल इधर, ये वाला सीएल इधर आ गया, ये वाला नीचे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। अब मिरर लेंगे तो ध्यान रखना, मिरर में देखो बच्चों सीएल कहाँ है, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ऐसे। तो ये और ये दोनों मॉलिक्यूल अगर आइडेंटिकल आते हैं तो इसका मतलब उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सिंस मैंने बच्चों इसको 90 डिग्री घुमाया है, 90 डिग्री घुमाया तो इसमें S4 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉजेस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या रीजन क्या है? रीजन है इसका एसिमेट्री और डिसिमेट्री। अब इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझते हैं। एसिमेट्री का मतलब होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सारी सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट है तो इन मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता बच्चों कि किसी मॉलिक्यूल में सारे सिमेट्री एलिमेंट क्या हो, एब्सेंट हो। अभी हमने तो यहाँ 4 ही सिमेट्री एलिमेंट पढ़े हैं, बाकी और सिमेट्री एलिमेंट आप सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। इफ ऑल टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट आर एब्सेंट देन मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एसिमेट्रिक। डिसिमेट्री या कायरलिटी, डिसिमेट्री बोलो या कायरलिटी बोलो एक ही मीनिंग है। इफ ऑल टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री, center of symmetry and alternate axis of symmetry are absent then molecule is said to be dissymmetry या chirality। देखो सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो लेकिन 3 एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए, प्लेन, सेंटर और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होंगे तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे बच्चों डिसिमेट्री या कायरलिटी। कायरलिटी जो होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम क्राइटेरिया है। अब देखो कायरल आता है कि जैसे कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। कायरल का मतलब होता है इसमें प्लेन, सेंटर, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। जनरली बच्चों ये जो लिखा है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आप तो जनरली प्लेन और सेंटर देख लो। अगर प्लेन और सेंटर एब्सेंट है तो वह कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा और कायरल होगा। क्योंकि अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री वैसे एडवांस लेवल में जबकि मेंस वगैरह के जो भी क्वेश्चंस करेंगे आप तो उसमें प्लेन और सेंटर अगर आप देखेंगे तो प्लेन और सेंटर अगर एब्सेंट है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, वो मॉलिक्यूल कायरल होगा। अब कई बच्चों को ऐसा लगता है भाई कायरल कार्बन एक ही बच्चे जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कायरल कार्बन एटम इज नॉट ए क्राइटेरिया टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन एटम होगा, एक कायरल कार्बन एटम होगा तो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्यों बच्चों? एक कायरल कार्बन होने पे, जैसे मान लीजिए एक कायरल कार्बन मैंने बनाया यहाँ पे, ये COOH है। अब कायरल कार्बन का मतलब होता है बच्चों चारों वैलेंसी अलग अलग। जब इसमें चारों वैलेंसी अलग है तो ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जनरली आपको प्लेन और सेंटर ही चेक कर लेना है, ना इसमें प्लेन है, ना सेंटर है, ना अल्टरनेट एक्सिस है। अब हम बोल रहे हैं सिमेट्री। सिमेट्री जब भी होगी जब एटम में, जब मॉलिक्यूल में एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम होंगे। अगर मॉलिक्यूल में एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम नहीं है तो उसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल में अगर एक सिंगल कायरल कार्बन है तो वो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम है तो वह ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करेगा उसके एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैसे हैं। ठीक है, अब यहां पे बच्चों एक डेफिनेशन और लिखेंगे अपन कायरल मॉलिक्यूल्स।
एक डेफिनेशन और नोट करेंगे, कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है दोस मॉलिक्यूल विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, दोस मॉलिक्यूल विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज आर नोन एज कायरल मॉलिक्यूल। मतलब जो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। और कायरल मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है, कायरल का मतलब मैंने बताया था बच्चों, प्लेन, सेंटर और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। जनरली आप प्लेन और सेंटर को ही चेक कर लें। अब जैसे देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, जैसे मेरा ये हाथ है बच्चों, इस हाथ के यहाँ मैंने एक वो लगाया मिरर, यहाँ मिरर लगाया तो इसकी मिरर इमेज ऐसे दिखेगी। इस हाथ को इस पर उठा के रखा मैंने, इस हाथ को इस पर उठा के रखा तो बच्चों इस पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कायरल मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। जैसे बच्चों आप जो शूज पहनते हैं, अगर आप अपने शूज के बीच में अगर मिरर लगाएंगे तो दोनों शूज एक दूसरे की आपको मिरर इमेज दिखेंगे। लेकिन अगर आप एक शूज को दूसरे शूज पे रखेंगे, एक शूज को दूसरे शूज पे रखेंगे तो वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। मतलब जो आपका शू है वो क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। हाँ बच्चों, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर कायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर ऑप्टिकल एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन मॉलिक्यूल रोटेट घुमाएगा, जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब बताया था मैंने, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। जनरली बच्चों आप तो प्लेन और सेंटर चेक कर लेना, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रहने देना। प्लेन सेंटर अगर एब्सेंट है तो कंपाउंड होगा ऑप्टिकल एक्टिव। कायरल, कायरल का मतलब क्या होता है, जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है। कायरल मीन्स वही प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। ठीक है, तो ऑप्शन करते हैं। देखो ऑप्शन दे रखे हैं हमको यहाँ 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में चेक करते हैं। बेटा इस वाले ऑप्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है तो मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, प्लेन पोलर लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ये वाला, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो इसमें दोनों सीएल थे। सिमेट्री जब ही जाती है जब बच्चों मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो। जैसे देखो इसमें 2 कायरल कार्बन है बच्चों, इस पे H मिथाइल और Cl, H मिथाइल Cl। यहाँ पर देखो, यहाँ पे H मिथाइल Br, H क्लोरीन और मिथाइल, तो अलग अलग हो गए, तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। और मैंने ये भी बोला था कि कायरल कार्बन एटम ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की नेसेसरी कंडीशन नहीं है। बताओ इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन है बच्चों, 2, 1 और 2। यहाँ ये 1 कायरल कार्बन है और ये सेकंड कायरल कार्बन है, तो 2 कायरल कार्बन है, तो 2 कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन एटम ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की कंडीशन नहीं है। हाँ, इसमें भी 2 कायरल कार्बन है लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव है, क्यों है, क्योंकि इसमें प्लेन और सेंटर एब्सेंट है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। थर्ड, देखो बच्चों इसमें भी 2 कायरल कार्बन है, 1 और 1 2। इसमें क्या जा रही है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। देखो इसमें दोनों Cl है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। यहाँ देखिए Cl और Br अलग अलग हैं, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो देखो ऑप्टिकल एक्टिव तो हो गया B, तीनों में D भी ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। अब देखिए इसमें ये ट्रांस वाला है तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा E। तो जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करेगा, तो आपको क्या करना है, प्लेन और सेंटर चेक कर लेना है। जिसमें प्लेन और सेंटर एब्सेंट होगा वह मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कायरल होगा, प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना, जनरली पूछे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, शीट में भी काफी सवाल दे रखे हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से करना।